स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। जेई और नीट के वन शॉट रिवीजन सीरीज में हम लोग लास्ट वीडियो में आयनिक इक्विलिब्रियम का वन शॉट रिवीजन किए थे। 3-4 दिन से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, कुछ तबीयत गड़बड़ थी। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट रिवीजन करेंगे। ये भी फिजिकल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट और स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट लगने वाला टॉपिक है, लेकिन ऐसा कुछ इसमें बहुत ज़्यादा होता नहीं है कि डिफिकल्ट लगे, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हो सकती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने वाले डिवाइसेज और कॉन्सेप्ट की स्टडी की जाती है। ठीक है, इस पार्ट को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल की बात करेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे इसी में इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की। चौथे पार्ट में कॉमर्शियल सेल या कॉमर्शियल बैटरीज की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल की बात करते हैं। गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल की बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग। तो देखिए, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल क्या होते हैं? ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। ठीक है, गैल्वेनिक सेल का जो अरेंजमेंट होता है, एक जनरल अरेंजमेंट हम जल्दी से बता दें आपको। देखिए, ये गैल्वेनिक सेल का अरेंजमेंट हम बता रहे हैं आपको। दिस इज अरेंजमेंट ऑफ गैल्वेनिक सेल। इसमें आपने जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, अगर इसकी बात करें तो इधर जिंक का रॉड लिया है और इधर कॉपर का रॉड लिया गया है। ये कॉपर रॉड है और इधर जिंक रॉड है। इसको आपने पुट कर दिया है ZnSO4 सोल्यूशन में। मेटल रॉड को जब उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में रखा जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। ये CuSO4, मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है। यहाँ आपने अटैच कर दिया है, ये एमीटर लगा हुआ है इधर की तरफ ऐसा। अब यहाँ पे एक हमने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया है। इसमें कॉन्सेप्चुअली बहुत ध्यान से समझिएगा। यह है सॉल्ट ब्रिज, ये हमारा सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर कोई सोल्यूशन रखा होगा, अभी बताते हैं क्या रखा होगा। अब इस केस में आप देखिए, ये जिंक रॉड जो है ये एनोड की तरह काम करता है, एनोड, और ये कैथोड की तरह काम करता है। ठीक है, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हमने कई बार बताया है कि आपको यहाँ कॉन्सेप्चुअल चीजें जल्दी जल्दी समझनी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन करने की यहाँ प्रैक्टिस, ये रिवीजन क्लास है। यहाँ पे आप देखो, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो इधर से इधर एनोड टू कैथोड होता है। कन्वेंशनल करंट का फ्लो जो होता है इसका जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पे जो एनोड पे जो रिएक्शन होता है, हमेशा ये याद रखना है आपको कि एनोड जो है कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट में लिखा जाता है और कैथोड जो है कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कहाँ लिखा जाता है? राइट में लिखा जाता है। एनोड चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का हो चाहे वो गैल्वेनिक सेल का हो, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा क्या होना है? रिडक्शन होना है। ठीक है, मतलब एनोड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो एनोड पर जो रिएक्शन यहाँ होने वाला है वो देखिए इस तरीके का कुछ रिएक्शन है। Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और किस में कन्वर्ट हो गया? Zn2+। मतलब यहाँ से जिंक आयन कहाँ आ जाता है? सोल्यूशन के अंदर आ जाता है, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है ये इधर जा रहा है। ठीक है, तो अब खुद सोचो, यहाँ पे इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और ये जिंक आयन कलेक्ट हो गया तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ। तो जिंक आयन मींस सोल्यूशन और रॉड, मेटल रॉड, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हुआ दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे जब देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? Cu2+ यहाँ जाके डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो अब आप देखो, ये रॉड जो है इस पे Cu2+ डिपॉजिट होता जा रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज कलेक्ट हो जा सकता है? नेगेटिव चार्ज। जो SO4 का नेगेटिव बना होगा वो यहाँ कलेक्ट होगा। ठीक है, तो आप देखो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है वही दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले ले रहा है? कॉपर।
और कॉपर आयन ले रहा है और कॉपर डिपॉजिट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये एनोड पे आपका रिएक्शन हुआ ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे जो आपका रिएक्शन होता है कैथोड पे रिएक्शन होगा Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें डिपॉजिट हो जाएगा, Cu में। तो ये आपका कैथोड का रिएक्शन है और ये एनोड का रिएक्शन है। इसको हम कंप्लीट करके सेल रिएक्शन जब लिखते हैं तो आप देखिए सेल रिएक्शन जब लिखा जाता है तो सेल रिएक्शन हमेशा याद रखिए एनोड और कैथोड का कॉम्बिनेशन है। सेल रिएक्शन कंप्लीट एक रिडॉक्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, ये रिएक्शन करके जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल से इलेक्ट्रिकल जो प्रोड्यूस हो रही है वो किस रिएक्शन का रिजल्ट है, रिडॉक्स रिएक्शन का रिजल्ट। तो इसी को हम लोग जोड़ देते हैं तो हमको आप कंप्लीट रिएक्शन मिल जाता है, ये कैंसिल हो गया और क्या मिल गया, Zn Cu2+, दिस गिव्स Cu Zn2+, ये आपको कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन मिल गया। इसी को आप कहोगे सेल रिएक्शन। जब सेल का रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है गैल्वेनिक सेल को, तो आप गैल्वेनिक सेल को इस तरीके से दिखाते हैं। देखिए Zn2+, इसका कंसंट्रेशन यहाँ लिखते हैं C1। ये जो लाइन है ये दिखा रहा है कि इसका फेज अलग अलग है, दोनों में एक बैरियर है, ये सॉलिड है ये लिक्विड है, और यहाँ पे आपको सॉल्ट ब्रिज दिखाना है। तो ये सॉल्ट ब्रिज, ये वाली दिस इज सॉल्ट ब्रिज है ना, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। अभी बताते हैं इसका फंक्शन, इसका रोल क्या है। सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu2+, इसका कंसंट्रेशन C2, दिस गिव्स Cu। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल है, ये जो सेल बना हुआ है उसका प्रेजेंटेशन हो गया। ध्यान ये रखना है कैथोड पे ये एरिया एनोड दिख रहा है, एनोड पे देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये एरिया एनोड है, ये एरिया कैथोड है, और ये एरिया क्या है, सॉल्ट ब्रिज है ये। ठीक है, तो ये जनरल बात हुई। हम लोग बार बार बता दें कि इस केस में जो एनोड होता है वो नेगेटिव पोलैरिटी का होता है और ये पॉजिटिव। तो इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड नेगेटिव होता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव। तो याद नहीं करना है, आप देखो ये क्लियर है, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो, हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होना है। तो आप देखो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा वो रॉड कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात हमारी ये हो गई। दूसरी बात, अब सॉल्ट ब्रिज के बारे में इस पे आते हैं। गैल्वेनिक सेल में आप सॉल्ट ब्रिज देखो, जो सॉल्ट ब्रिज है उसके सबसे पहले बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज के सिलेक्शन की। आप यहाँ देखो सॉल्ट ब्रिज, सबसे पहले हम देखें सिलेक्शन। सॉल्ट ब्रिज का सिलेक्शन कैसे आप करेंगे, सॉल्ट ब्रिज के सिलेक्शन के टाइम ध्यान रखना है। आपको ध्यान ये देना है सबसे पहले KCl, KNO3, NH4NO3, ये सब सॉल्ट ब्रिज में यूज किए जा सकते हैं। KCl को हम कहते हैं बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है, किस लिए, सॉल्ट ब्रिज के लिए। दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो सॉल्ट ब्रिज में सिलेक्शन के टाइम KCl को हम बेस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए सॉल्ट ब्रिज के सिलेक्शन के टाइम मोबिलिटी ऑफ कैटायन इज इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ एनायन होना चाहिए। मोबिलिटी ऑफ कैटायन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ एनायन, या ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, बराबर होनी चाहिए, मतलब एक से साइज के करीब होने चाहिए मूव करने के टर्म में। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है, सॉल्ट ब्रिज जो होता है इसको, ये जो आप सॉल्यूशंस ले रहे हैं इसको अगर सेमी सॉलिड बनाने के लिए अगर या जिलेटिन सॉल्यूशन के अंदर रख दिया जाता है। चौथी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर इन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर मरकरी के सॉल्ट, लेड के सॉल्ट, सिल्वर के सॉल्ट हैं, देन KCl यूज नहीं करना चाहिए, KCl को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि Cl जो है इनके साथ HgCl2, PbCl2, AgCl का प्रेसिपिटेशन कर लेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा, इसलिए KCl का यूज इनके साथ नहीं करना चाहिए। दिस इज सिलेक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज को सेलेक्ट करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है। अब आप देखो दूसरा,
यहीं पे सॉल्ट ब्रिज का सिलेक्शन होने के बाद सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या है। तो सॉल्ट ब्रिज का सबसे पहला यूज हम देखें, सबसे पहला यूज आप ध्यान दो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सॉल्यूशन के अंदर आप देखो कैसे, क्या मतलब है, जब यहाँ पे बहुत सारा जिंक प्लस कलेक्ट होने लगेगा तो जिंक प्लस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि प्लस चार्ज कलेक्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पे सॉल्ट ब्रिज के अंदर से नेगेटिव चार्ज, जैसे मान लो Cl माइनस, वो निकल करके इस जिंक को न्यूट्रलाइज करेगा ताकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, जब Cu2+ डिपॉजिट हो जाएगा तो यहाँ SO4 माइनस माइनस का कलेक्शन होने लगेगा, मतलब बहुत सारा नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको रिपेल करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो में दिक्कत होगी। इस वजह से यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज से पॉजिटिव वाला पार्ट निकलेगा और इसको न्यूट्रलाइज करेगा ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, दूसरा देखिए, मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट, मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को ये प्रिवेंट करता है। मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रिवेंशन, ये रोक देगा, मिक्स इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स नहीं होने देगा। और अगर इलेक्ट्रोलाइट मिक्स नहीं होने होगा तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं बनेगा। लिक्विड लिक्विड जंक्शन, जब दो लिक्विड मिलते हैं तो उनके जंक्शन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसको लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को पैदा नहीं होने देता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को रोकता है जिससे लिक्विड लिक्विड एक नए टाइप का लिक्विड मिक्स होकर के नया जंक्शन पोटेंशियल ना बना पाए। ठीक है, मतलब एक नया पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया तो इस पे प्रॉब्लम होगी। अगला पॉइंट, अगर हम सॉल्ट ब्रिज को हटा देते हैं तो पोटेंशियल ऑफ सेल ड्रॉप्स टू 0। ये आपका सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन हुआ। ये जनरल गैल्वेनिक सेल की बात हुई। अब इस गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड अगली बात हम करने वाले हैं। इसमें देखिए बहुत कुछ हो सकता है, मैकेनिज्म हो सकता है, डिटेल हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ क्वेश्चन बेस अभी पढ़ा रहे हैं। तो अब आप देखो नेक्स्ट इसमें बात करें हम लोग अगर गैल्वेनिक सेल के अंदर, तो हम लोग बात कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। आइए देखें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है जब किसी भी, ध्यान से समझना भाई, जब किसी भी मेटल को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में, सपोज ये मेटल M है और उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया गया, Mn+ में रख दिया गया, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कोई भी मेटल को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया जाए, जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। अब इसको, इस कंडीशन को लेने से, ये अरेंजमेंट लेने से 3 कंडीशन पैदा हो सकती हैं। पहला, कोई चेंज ना हो, हमने रखा और कुछ हुआ ही नहीं, तो जब नो चेंज होगा तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं नल इलेक्ट्रोड, नल इलेक्ट्रोड कहा जाता है। जब इसके अंदर ऐसा हो जाए, यहाँ पे आप देखिए ये हो जाए, Mn+ ने N इलेक्ट्रॉन लेकर के M में डिपॉजिट हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ डिपॉजिट होने लगा, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड, जो कि कैथोड बनता है। और ऐसा भी हो सकता है, तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या आ सकती है कि M जो है वो N इलेक्ट्रॉन लूज करे और किसमें कन्वर्ट हो जाए, Mn+ में, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रोड मिले, ऑक्सीडेशन। तो ऐसा अरेंजमेंट रखने से 3 पॉसिबिलिटी, नो चेंज मतलब नल, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ये हाफ इलेक्ट्रोड है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड, हाफ इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, हाफ इलेक्ट्रोड। इनका अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंप्लीट चाहिए तो इनको आपको किसी स्टैंडर्ड से जोड़ना पड़ता है। तो हम किसी का भी स्टैंडर्ड निकालने के लिए जो हम यूज करते हैं उसका नाम होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसको हम क्या कहते हैं,
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिससे हम किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्टली। कैसे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसलिए लिया जाता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में H प्लस हाफ H2, ये क्या हो रहा है? रिडक्शन, या हाफ H2 गिव्स H प्लस, दिस इज ऑक्सीडेशन। इसके ई नॉट की वैल्यू 0 वोल्ट होती है और इसके ई नॉट की वैल्यू 0 वोल्ट होती है। ई नॉट मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कह रहे हैं, यहाँ पे ई मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जब हम कहेंगे ई नॉट तो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो होता है टेम्परेचर। ई नॉट जब कह देते हम लोग तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा 298 केल्विन, प्रेशर यूज करना पड़ेगा 1 एटमॉस्फेयर, तब वो स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड इसका 0 होता है। अब आपको किसी को भी यूज करना है तो अब आप एक बहुत ही बेसिक सी बात समझो, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका निकालना है? जिंक इलेक्ट्रोड का। तो आप देखो क्या करिए, जिंक आपको मालूम है ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो जिंक को एनोड पे लगाइए और इस हाइड्रोजन को कैथोड पे लगाइए, और दोनों को जोड़ने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेल से नोट कर लीजिए। देखिए हमारे पास फार्मूला होता है, 3 फार्मूले होते हैं। हम पहला फार्मूला पहले बताते हैं जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। देखिए पहला फार्मूला हमारे पास होता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये फार्मूला है। क्योंकि हम अभी देखेंगे कि कैसे इस फार्मूले को हमने निकाला है, थोड़ा सा बात करेंगे इस पे। तो अभी आप देखो, जब आप जिंक इलेक्ट्रोड की बात कर रहे होते हैं ना, तो जिंक के लिए आपका ये ई नॉट सेल की वैल्यू आती है -0.76 वोल्ट, और कैथोड पे क्या लगा होगा? हाइड्रोजन, वो 0 हो जाएगा। एनोड पे क्या लगा होगा? जिंक। ठीक है, एनोड किसका आपने लिया हुआ है? जिंक का, क्योंकि एनोड ज्यादा रिएक्टिव है किससे? हाइड्रोजन से, जिंक। तो अब आप देखिए Zn2 प्लस Zn, ये कितना आ गया? -0.76 वोल्ट। देखिए एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन हमने यहाँ लिखा है रिडक्शन। अभी आप समझ जाएंगे आगे क्यों ऐसा लिखा है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे कॉपर का निकालना है तो कॉपर को आप क्या बनाइए? कैथोड बनाइए, हाइड्रोजन को एनोड, बिकॉज हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इसी तरीके से सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई जाती है। तो आइए अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करेंगे इसमें, और उस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बहुत ही रेगुलर, कौन ऑक्सीडाइजिंग, कौन रिड्यूसिंग, कौन क्या कैसे। ठीक है, तो आइए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम लोग बात करें। देखिए अगर आप बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो आप एक बात बहुत क्लियरली समझ लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, जैसे हमने बताया पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन के साथ जोड़ करके, अगर वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव तो उसको एनोड, हाइड्रोजन को कैथोड, हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव तो हाइड्रोजन को एनोड, उसको कैथोड, हाइड्रोजन दोनों केस में 0 ही रहता है। तो आपने एक सीरीज बना दी जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इस सीरीज में जैसे हमने कहा, इस सीरीज को देखो एक और चीज कहते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज, रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज। अब आप खुद देखो, स्टैंडर्ड रिडक्शन मतलब रिडक्शन को स्टैंडर्ड लिया गया है, इसीलिए इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को SRP सीरीज भी बोला जाता है। ये क्लियर समझ लीजिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, साइन बदल जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात अगर इसमें समझो कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो सीरीज बनाई गई है, जैसे देखिए Li प्लस Li, इसके ई नॉट की वैल्यू -3.05, और ऐसे नीचे चलते चले गए H प्लस से हाफ H2, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन, इसका क्या हो गया? 0 वोल्ट हो गया। ऐसे नीचे आ गए हम लोग, तो हमसे कहा गया हाफ F2 गिव F माइनस,
इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 2.87 प्लस में, ऐसे बीच में बहुत सारे होंगे। तो ये सीरीज है, ऐसी सीरीज की वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ दिख रहा है, इस सीरीज के बारे में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आप देखो, सबसे पहले समझ लो, सबसे पहली बात इसमें बता दें, इसमें ये समझ लो कि जिस रिएक्शन के ई नॉट की वैल्यू जितना ज्यादा, जो रिएक्शन दिखाया गया है उतना आसान, मतलब F2 से F माइनस क्या दिखाया गया, रिडक्शन, ये रिडक्शन की वैल्यू प्लस में है मतलब ये बहुत आसान है, ये रिडक्शन की वैल्यू माइनस में है मतलब बहुत कठिन है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो रिएक्शन दिखाया गया है उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा वो रिएक्शन उतना आसान है, और वैल्यू जितनी कम रिएक्शन उतना कठिन है। अगली बात अगर इसमें देखें आप, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, बेस्ट रिड्यूसिंग, वर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग, वर्स्ट रिड्यूसिंग। तो आप देखो सीधा सा, अगर हम देखें Li प्लस से जो Li बन रहा है उसके ई नॉट की वैल्यू -3.05 है, इसका मतलब Li से अगर Li प्लस बना दोगे तो ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, +3.05, बहुत आसान हो जाएगा। F से F माइनस जो बन रहा है, ई नॉट की वैल्यू दी है +2.87, और F माइनस से अगर F बना दोगे तो इसके ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी -2.87। और हम जानते हैं कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जिसका आसानी से क्या हो जाए, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होते हैं, रिड्यूस, रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो आसानी से क्या हो रहा हो, रिड्यूस, सबसे आसानी से रिड्यूस, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे आसानी से रिड्यूस, ये देखो रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, और बहुत आसानी से, क्योंकि वैल्यू काफी ज्यादा है, इसका मतलब फ्लोरीन क्या हो गया, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो रहा हो, देखो लिथियम आसानी से ऑक्सीडाइज हो रहा है तो लिथियम बेस्ट क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। अब वर्स्ट की यही बात कर लें, वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट और वर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट अगर आप कहोगे तो वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडाइज हो ही ना, वो वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देखो कौन ऑक्सीडाइज हो नहीं पा रहा है, ये F माइनस देखो ऑक्सीडाइज ही नहीं हो पा रहा, ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत कठिन है, तो F माइनस क्या हो गया, वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और वर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो रिड्यूस ही ना हो पाए, देखो ये रिड्यूस नहीं हो पा रहा है, बहुत कठिन है, तो Li प्लस। इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है उसी का ऑक्सीडाइज्ड पार्ट वर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसी का रिड्यूस पार्ट वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऐसे ही आप किसी भी सीरीज में A प्लस A माइनस ऐसे दिया होता है 4-5, तो उसमें आप देख लेते हैं। ठीक है, तो एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये यूज हुआ। अब आप ये भी समझ लें कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे ये कौन सा पार्ट है, ये देखो ऑक्सीडाइज्ड पार्ट है ये वाला, और ये कौन सा पार्ट है, रिड्यूस पार्ट है, ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसका मतलब रिड्यूस्ड पार्ट का रिड्यूसिंग नेचर घटता जाएगा, ये सबसे बेकार रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस्ड पार्ट का रिड्यूसिंग नेचर घटेगा सीरीज में। और इधर देखो जैसे जैसे नीचे जाएंगे बेकार ऑक्सीडाइजिंग लेकिन सबसे अच्छा, और ये ऑक्सीडाइज पार्ट, इधर ऑक्सीडाइज पार्ट है, इधर रिड्यूस पार्ट है, रिड्यूस पार्ट मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइज पार्ट मींस कम इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडाइज पार्ट का ऑक्सीडाइजिंग नेचर नीचे बढ़ता है और रिड्यूस पार्ट का रिड्यूसिंग नेचर नीचे घटता है। ठीक है, ये आपको यहां से पता चल गया। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से और क्या पता चलता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमको ये बताता है कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो एकदम क्लियरली समझ लो, ये पॉज करके नोट्स भी बना सकते हो। जिस रिएक्शन के ई नॉट की वैल्यू जो भी दिया है, ई नॉट की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो अपने से कम नेगेटिव वालों को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे इसका -3.05 है और मान लो जिंक का -0.76 है, तो ये जिंक को डिस्प्लेस कर देगा जिंक के सॉल्ट से। और जैसे जिंक का माइनस में है, कॉपर का प्लस में है, तो जिंक कॉपर को हटा देगा। जितना ज्यादा ई नॉट नेगेटिव, इसका मतलब वो मेटल उतना ज्यादा रिएक्टिव। और जिनका ई नॉट नेगेटिव में होता है वो सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है,
इसका मतलब वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं और वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी बात हुई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। अब इसमें जरा यहीं पे बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ही आपके पास इसी गैल्वेनिक सेल में आता है नॉन इक्वेशन, और नॉन इक्वेशन की बात करनी है हम लोग को। नॉन इक्वेशन जो होता है हमारे पास, देखिए वो क्या चीज है, बहुत सारे न्यूमेरिकल पोर्शन के सवाल इस पे आते हैं भाई। नॉन इक्वेशन, तो देखिए नॉन इक्वेशन क्या है, नॉन इक्वेशन होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां पे सभी कुछ आपको पता होगा। ई सेल, ई नॉट सेल ये स्टैंडर्ड स्टेट में है। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। मान लो रिड्यूस्ड स्टेट ऑक्सीडाइज में बदल रहा है, ऑक्सीडाइज रिड्यूस में, तो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज होगा, तो वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन या लूज होगा, और ये कंसंट्रेशन है। नॉन इक्वेशन ये भी दिखाता है कि जो ई नॉट है ना या ई सेल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई सेल जो है डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है। तो ई नॉट ई सेल की वैल्यू टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और नेचर ऑफ मेटल जो आप ले रहे हैं इलेक्ट्रोड के बनाने के लिए, उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये नॉन इक्वेशन जो है और तरीकों से रिलेट किया जा सकता है। और तरीकों से मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला है, आप ये भी जान लीजिए कि जो ई होता है ना, ई सेल या ई नॉट सेल, ठीक है, ई और ई नॉट सेल, नॉट मतलब स्टैंडर्ड, ई मतलब नॉर्मल स्टेट, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ये ना तो जोड़ा जा सकता है ना तो घटाया जा सकता है। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम लोग को अगर जोड़ना घटाना है तो किसी एक्सटेंसिव से रिलेट कर देते हैं। अब देखो, जैसे डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई होता है, ये एक्सटेंसिव है। डेल जी कैसा होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ये है इंटेंसिव। तो आप क्या करो, जब मान लीजिए दो सेल है, दो कोई रिएक्शन दिया गया है और दो का ई दिया गया है, और उन दोनों को जोड़ने या घटाने से तीसरा मिलता है और तीसरे का ई पूछा गया है, तो इसको तो जोड़ घटा नहीं सकते लेकिन इसको जोड़ घटा सकते हैं। तो आप इसी के टर्म में निकाल लीजिए इसको रिलेट करके। तो एक फॉर्मूला ये होता है। इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हमें आगे चीज मिल जाती है, हमें मिल जाता है, देखो इक्विलिब्रियम पे ई सेल जीरो हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू जीरो, डेल जी की वैल्यू भी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है एक वैल्यू ई नॉट सेल इज इक्वल टू, देखिए ये जीरो हो गया और ये इधर चला गया, 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना। एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी है, और ये भी हम जानते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू, देखना भाई जरा ध्यान से, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग के सी के पी, इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। रीजन, हम इक्विलिब्रियम में भी तो यही पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का रेशियो ही होता है। इसका मतलब log Kc अगर निकालना हो तो log Kc इज इक्वल टू एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059, एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059। और अगर हमें Kc निकालना होता है तो हम क्या ले लेते हैं, एंटी लॉग एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059, ये हो जाता है। इससे भी फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आपके यहाँ आते रहते हैं। अब नॉन इक्वेशन जो हम है कई तरीके से यूज कर सकते हैं, मतलब इनमें तो सवाल आते ही आते हैं, इसके अलावा नॉन इक्वेशन हम ऐसे भी यूज कर लेते हैं। देखिए नॉन इक्वेशन का यूज किन किन रिएक्शंस के लिए, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन दिया है, आपसे कहा गया H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, दिस गिव्स हाफ H2, मान लीजिए ये रिएक्शन है। तो अब इसके लिए आप नॉन इक्वेशन जब लिखोगे तो क्या लिखोगे,
ऐसे लिख देंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 1 n एक इलेक्ट्रॉन है, लॉग की वैल्यू यहाँ पे आप देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब यहाँ हाइड्रोजन ये किस स्टेट में है, गैस, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन टू दी पावर हाफ लिख दीजिए। पार्शियल प्रेशर गैस के लिए पार्शियल प्रेशर, और पीछे कई बार बात हो चुकी है, कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर से रिलेट किया जा सकता है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा H+। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। मान लीजिए किसी इक्वेशन में ऐसे लिखा हो हमारे लिए कि जैसे लिखा हो कि Cr2O7 ऐसे लिखा हो, Cr2O7 2 माइनस प्लस H प्लस Fe2 प्लस, दिस गिव Cr3 प्लस Fe3 प्लस और H2O मान लीजिए लिखा है। तो आप इसको पहले तो बैलेंस करेंगे, बैलेंस करके जब इक्वेशन लिखेंगे तो दिस अपॉन टोटल दिस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख के आप इक्वेशन बना सकते हैं। कंसंट्रेशन डिफरेंट तरीके से दिया हो तो उसको आप रिलेट कर सकते हैं। एक आध सवाल पीएच से रिलेट करके आता है, तो जब H+ का कंसंट्रेशन, जैसे ऐसे इक्वेशंस में पीएच अगर दिया होगा तो पीएच से आप H+ का कंसंट्रेशन यूज करके बता सकते हो आगे, ठीक है। इसके अलावा इक्विलिब्रियम से आपको रिलेशन दिखाई दिया है। अब ये 0.059 अपॉन n कहां से आया, तो ये मल्टीप्लाई करके आता है। ओरिजिनल हमारे पास जो रहता है वो भी एक बार बता दें, वैसे जरूरत पड़ती नहीं है। हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF लॉग बेस E प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता ये है। तो अब हमें पता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, नॉट लिखा है तो आप देखो R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, बेस E को 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 अपॉन n इंटू 96500 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये किया जाता है। ये सब गुणा भाग करने के बाद ये वैल्यू आती है हमारी 0.059, तो मैंने डायरेक्ट उसको बता दिया है, ठीक है। तो ये पार्ट हुआ आपका गैल्वेनिक सेल का, ठीक है। अब हम बात करते हैं जरा इलेक्ट्रोलिसिस की। तो देखिए इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। इलेक्ट्रोलिसिस में हमें एकदम क्लियर होना चाहिए कि यहां पे जो आपका है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल, मतलब बाहर से इलेक्ट्रिसिटी ले आकर के केमिकल कंपाउंड का ब्रेकडाउन किया जाता है। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है वहां भी कॉन्सेप्ट यही है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। लेकिन जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपका दिखाई देगा, आप देखिए ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ये कैथोड वैसे ही राइट में लिखा हमने और एनोड हमने कहाँ लिखा है, लेफ्ट में, बट केवल टर्मिनल अलग हो जाएंगे। टर्मिनल अलग होने का मतलब ये जो टर्मिनल है ये कैसा है, पॉजिटिव, और ये टर्मिनल अब कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। इसके अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। अब आपको ये क्लियर रखना है साइन क्यों बदल गया है। साइन इसलिए बदल गया कि आप मान लो कि NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, कौन से NaCl की, मोल्टेन पिघले हुए NaCl की। तो NaCl की जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो मिलेगा Na+ और Cl-। कैथोड पे आपके पास क्या पहुंचने वाला है, कैथोड कैसा है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, और ले कौन पाएगा, कैथोड पे होना क्या है, रिडक्शन। हमने कहा है ले वही पाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो, तो इसके पास तो कम है ना, तो ये लेगा। और लेने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहां से भाई, टर्मिनल से मिलेगा, मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल है, इससे इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और रिडक्शन हो गया। अब एनोड पे अगर गए तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, और ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जो भी जाएगा, तो जो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो जाएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ हो, टर्मिनल जो पॉजिटिव होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन।
मतलब एनोड पे रिएक्शन होने के लिए ये जरूरी है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन को ले ले, तो ये यहाँ चला जाएगा। इसीलिए टर्म मतलब रिएक्शन तभी पॉसिबल है एनोड पे जब ये पॉजिटिव हो, इसीलिए एनोड यहाँ पॉजिटिव होता है। इस चेंज को हम लोग प्राइमरी चेंज, वैसे ही कोई बहुत कॉन्सेप्ट बात नहीं है, प्राइमरी चेंज कहते हैं। अब Cl प्लस Cl Cl2 बना लेगा, उसको सेकेंडरी चेंज कहते हैं। तो ये तो बात हुई एक नॉर्मल की इलेक्ट्रोलिसिस में ऐसा होता है। इलेक्ट्रोलिसिस में एक टर्म होता है सेलेक्टिव डिस्चार्ज या प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज। सेलेक्टिव डिस्चार्ज, सेलेक्टिव डिस्चार्ज का इस पे सवाल आता है। डिस्चार्ज का मतलब किसको डिस्चार्ज होने में प्रेफरेंस मिलेगा। अगर कैथोड और एनोड पे एक से ज्यादा आयन गए तो किसको डिस्चार्ज होने में प्रेफरेंस मिलेगा। तो इसके लिए आप ध्यान रखो, जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लें, एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो एक्वस जैसे ही बोल दिया तो वाटर आ गया। वाटर के पास एक खास बात होती है कि वाटर कैथोड पे भी रिएक्ट कर सकता है और वाटर एनोड पे भी रिएक्ट कर सकता है। वाटर अगर कैथोड पे रिएक्ट करता है तो 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस, और इस रिएक्शन के E0 की वैल्यू -0.83 वोल्ट होती है। और अगर वाटर ने एनोड पे रिएक्ट किया तो आप देखिए वाटर गिव्स हाफ O2 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके E0 की वैल्यू 1.23 वोल्ट होती है। ठीक है, तो दोनों जगह रिएक्ट करेगा। अब जब यहीं पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, अब जब वाटर एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो NaCl ब्रेक होकर के क्या देगा, Na प्लस देगा और Cl माइनस देगा। जब हम कैथोड पे पहुंच रहे हैं तो कैथोड पे होना रिडक्शन है, तो एक रिएक्शन तो एक्वस कंडीशन में फिक्स हो गया ये वाला, और एक रिएक्शन और कौन होगा कैथोड पे रिडक्शन हो सकता है, जिसका सोडियम का रिडक्शन होके क्या बना सकता है, Na, और इस रिएक्शन के E0 की वैल्यू -2.71 वोल्ट है। तो हम सभी जानते हैं। अब ये रिएक्शन ध्यान देना, इस रिएक्शन का रिडक्शन होके -2.71 और सॉरी कैथोड, हाँ ठीक है कैथोड, यहाँ पे रिएक्शन -0.83, कैथोड पे होना है रिडक्शन। तो आप खुद देखो किसका रिडक्शन आसान है, जिसके E0 की वैल्यू ज्यादा। हमने पहले ही कहा है इंडिकेटेड रिएक्शन आसान तब होता है जब E0 ज्यादा हो, तो इसका E0 ज्यादा है, मतलब ये रिएक्शन होगा यहाँ पे, ये नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हमने क्या सीखा यहाँ पे, हमने सीखा कि हायर वैल्यू ऑफ E0, हायर वैल्यू ऑफ E0 ग्रेटर टेंडेंसी टू अकर ऑन एन कैथोड, अकर ऑन कैथोड। E0 की वैल्यू ज्यादा तो कैथोड पे रिएक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा। और एनोड की बात कर लें, यहाँ पे एनोड की अगर बात करें तो एक रिएक्शन तो फिक्स हो गया ये वाला 1.23 वाला, और एक रिएक्शन ये हो गया 2Cl माइनस, और यहाँ पे -2 इलेक्ट्रॉन, दिस गिव्स Cl2, प्राइमरी और सेकेंडरी चेंज से ही बन गया। इस रिएक्शन का E0 होता है 1.36 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है, ध्यान से समझना भाई, यहाँ पे आपको देखना है एनोड पे, जैसे कैथोड पे आपने ये वैल्यू किसके लिए दी जाती है, SRP की वैल्यू है, SRP मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। इसीलिए हम कहते हैं जितना कम वैल्यू होगा एनोड पे उतना आसानी से होगा। E0 की वैल्यू का मतलब ही है SRP वैल्यू, रिडक्शन की वैल्यू, है ना, पहले बताया था। तो रिडक्शन, अब अगर इसको ऑक्सीडेशन में बदलोगे तो -1.36, और ये क्या हो जाएगा -1.23, तो ये वैल्यू क्या है ज्यादा, मतलब ये रिएक्शन होना चाहिए। इसका मतलब हम अगर E0 से डायरेक्ट रिलेट करें तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं लोअर वैल्यू ऑफ E0। और जब हम E0 कहेंगे तो मैं लिख भी दे रहा हूं, SRP कह रहे हैं भाई, SOP दे दे तो मत कंफ्यूज होइए। लोअर वैल्यू ऑफ E0 ग्रेटर टेंडेंसी टू अकर ऑन एनोड, एनोड पे होने की टेंडेंसी क्या होगी ज्यादा। अगर वैल्यू ऑफ SRP क्या है कम, मतलब इस पे रिएक्शन कौन सा होता है ये वाला। लेकिन
आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा यही छोटी बात और कर लें, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। आपको इस रिएक्शन में थियोरेटिकली तो ये बिल्कुल ठीक है, प्रैक्टिकली देखते हैं तो क्लोरीन ही मिलता है, Cl2 ही मिलता है। ठीक है, ऐसा क्यों? एक छोटा सा टर्म होता है ओवर वोल्टेज, ये भी देख लीजिए क्या है। एक्चुअली क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, तो ये थियोरेटिकल वैल्यू है। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा वोल्टेज जोड़ना पड़ता है, तब जाके ये रिएक्शन आसानी से होता है, नहीं तो बहुत ही स्लो होता है। और वो एक्स्ट्रा वोल्टेज करीब करीब 0.25 वोल्ट होता है, तो इसी एक्स्ट्रा वोल्टेज को ओवर वोल्टेज कहते हैं। तो अगर इस रिएक्शन में आपको इस पे ये वाला रिएक्शन कराना है, तो इसमें इतना एक्स्ट्रा वोल्टेज ऐड करोगे तो करीब करीब 1.48 हो गया ये, और हमने कहा लोअर वैल्यू वाला पहले होगा, इसीलिए देखो ये 1.48 मानो इसको, और इसको 1.36, तो इसीलिए ये होता है। मतलब रेट ऑफ, हम कह सकते हैं इस रिएक्शन में रेट ऑफ ऑक्सीडेशन, या ऐसे कह सकते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ Cl2 इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रेट से वो ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा है क्योंकि इसको एक्स्ट्रा बहुत धीरे धीरे, अगर वो ओवर वोल्टेज दोगे तब ये तेज होगा, और ओवर वोल्टेज दिए तो भी ये रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो एक बात तो हमारी ये हो गई। अब इसमें आप एक चीज और समझ लीजिए, सेलेक्टिव डिस्चार्ज में ही एक दो एग्जाम्पल और देके इसको हम कंक्लूड करेंगे। तो अगले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें ओवर वोल्टेज इसमें सेलेक्टिव डिस्चार्ज के अंदर, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखो, जैसे मान लीजिए हमने कहा एक्वस कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। तो एक्वस कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस, एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, दो तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं और एक को एक्टिव। इनर्ट मतलब जैसे आयरन का इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड और प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड। डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, ये रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। और एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड हम लोग कहते हैं, तो जो एक्टिव इलेक्ट्रोड टर्म है वो जनरली मेटल इलेक्ट्रोड के लिए कहा जाता है। और मेटल इलेक्ट्रोड जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा, पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, वो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट करेगा। और कैसे करेगा अभी हम देख लेंगे। तो हम अगर एक्वस कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलिसिस करें विद इनर्ट इलेक्ट्रोड, है ना, ये हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं किसके साथ, इनर्ट के साथ। मान लो हमने कहा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो ग्रेफाइट के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आप पिछला वाला रिएक्शन थोड़ा ध्यान रखना। हम देखें CuSO4, दिस गिव Cu++ एंड SO4-। अब आप देखो कैथोड पे चूंकि एक्वस है तो एक रिएक्शन तो फिक्स हो गया, 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 एंड 2OH-, ये फिक्स है। और इसके इनॉट की वैल्यू भी हमने कहा -0.83 वोल्ट, -0.83 वोल्ट। और एक रिएक्शन कौन सा होगा भाई, रिडक्शन, रिडक्शन इसका होगा Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu, इसके इनॉट की वैल्यू होती है +0.34 वोल्ट। तो अब ये रिएक्शन होगा ना कि ये होगा, तो यहाँ पे कौन मिलेगा आपको, कॉपर, ठीक है भाई। और एनोड पे आ जाओ, अगर इसी रिएक्शन में हम एनोड की बात करें तो एक रिएक्शन तो फिक्स हो गया, H2O गिव्स H2 + 2H+ + ½ O2 + 2 इलेक्ट्रॉन, एक फिक्स हो गया, इनॉट की वैल्यू 1.23 वोल्ट। और एक रिएक्शन होता है 2SO4-, दिस गिव S2O8 2- + 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जो वैल्यू होती है करीब करीब 2.05 वोल्ट होती है प्लस में। तो हम जानते हैं एनोड पे वो रिएक्शन जिसकी वैल्यू कम, मतलब ये नहीं होगा, अब कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ हुआ। अगर यहीं पे हम कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलिसिस कर देते, कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ, समझना मतलब एक्टिव इलेक्ट्रोड,
कॉपर इलेक्ट्रोड मतलब कैसा हो गया, आप एक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलिसिस कर देते। तब देखिए कैथोड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैथोड पे जैसे है वैसे ही होता, कैथोड सेम लिख देता हूं, सेम मतलब यही वाला रिएक्शन ऐसे हो जाएगा। एनोड पे देखना है, एनोड पे अब एनोड पे क्या होगा, एनोड पे आप देखो कॉपर इलेक्ट्रोड मतलब खुद पार्टिसिपेट करने वाला है, तो एनोड पे एक रिएक्शन एक्वस है, तो एक तो ये होने की टेंडेंसी हो गई आपको पहला रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन एनोड पे कौन होने की टेंडेंसी हो गई, ये हो गई, और तीसरा रिएक्शन एक और हो गया, Cu gives Cu -2 इलेक्ट्रॉन gives Cu2+, ये हो गया। ठीक है, तो अब ये देखो इस रिएक्शन के अगर E0 की वैल्यू देखें हम तो इसकी वैल्यू +0.34 है। ये अलग बात है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन है, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, माइनस में कर देंगे इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो अब आप देखो एनोड पे वो रिएक्शन होता है जिसके E0 की वैल्यू सबसे कम, तो आप चलो हम ये ऑक्सीडेशन है प्लस में ही लिखते हैं। देखो क्यों लिख रहे हैं प्लस में, समझ लेना, क्योंकि भले ही ऑक्सीडेशन है लेकिन E0 किसके लिए, रिडक्शन। तो अब आप जब ऑक्सीडेशन करोगे तो ये थोड़ी है जैसे मान लो H2O, तो ये इसके लिए वैल्यू नहीं है, ये अगर इस रिएक्शन की वैल्यू देखोगे तो माइनस में आएगा, लेकिन इसीलिए तो कहा गया कम। तो E0 की वैल्यू जितनी कम एनोड पर होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी ये है, तो ये होगा। मतलब जब आप कौन सा इलेक्ट्रोड लोगे, एक्टिव, तो मींस कॉपर का, तो कैथोड पे आपको क्या मिलेगा, कॉपर, और एनोड पे कॉपर आयन मिलेगा। और जब आप इनर्ट इलेक्ट्रोड लोगे तो कैथोड पे कॉपर मिलेगा और एनोड पे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन गैस। क्लियर हो गया, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पे हमने क्या सीख लिया, दिस इज क्वालिटेटिव, क्या बना, अभी हमने ये नहीं बनाया कितने ग्राम बना, हमने अभी ये सीखा कि जिस रिएक्शन के E0 की वैल्यू जितनी ज्यादा वो कैथोड पे होगा, जिस रिएक्शन के E0 की वैल्यू जितनी कम वो एनोड पे होगा। E0 मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, इसीलिए कैथोड पे चूंकि रिडक्शन ही होता है तो जितनी ज्यादा उतना अच्छा। एनोड पे क्यों कहा हमने कम, क्योंकि एनोड पे होता तो ऑक्सीडेशन है, और जब E0 कहा गया तो वैल्यू किसकी है, वो SRP की है, इसलिए जितना कम उतना आसान, क्योंकि उलटनी पड़ेगी ना वैल्यू। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई इलेक्ट्रोलिसिस की। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगली बात करेंगे, करीब 30 मिनट का एक और वीडियो इसमें बनेगा, तब ये पूरा चैप्टर होगा। चूंकि वीडियो काफी लंबे हो जाएंगे इसलिए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 1 शॉट में ना करके 2 शॉट में करेंगे, 2 पार्ट में इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आज के पार्ट में हमने इलेक्ट्रोलिसिस और गैल्वेनिक सेल किया। अब हमारे पास क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मतलब फैराडे लॉ, कॉमर्शियल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इसमें कोलराउस लॉ और कंसंट्रेशन की डिपेंडेंसी, ये सब बचा हुआ है। अभी हो सकता है कल तक या परसों नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।